नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी कानपुर की है। ये बात 2021 की है। कानपुर के मोहल्ला भैरव घाट में प्रदीप शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी गीता और 3 बेटे थे, अर्पित, अंकित और नवीन। प्रदीप शर्मा पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। तीनों बेटों में सबसे छोटा बेटा नवीन था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और शहर की छोटे दुकानदारों को पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन शर्मा 23 जुलाई 2021 की सुबह 7 बजे ही अपने काम पर निकल गया था, लेकिन अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी वह घर नहीं लौटा। पिता प्रदीप शर्मा रात भर से उसे फोन करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। वो बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार फोन बंद ही आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ बेटे की कोई खबर मिलने का इंतजार किया। नवीन आमतौर पर जैसा कहता था वैसा ही करता था। वह हर दिन वक्त से घर लौट आता था। भारी दिल से पड़ोसी की सलाह मानकर प्रदीप शर्मा कोहना थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने थाना प्रभारी वी के सिंह को बताया कि वह भैरव घाट मोहल्ले के रहने वाले हैं और उनका जवान बेटा नवीन शर्मा कल सुबह से ही घर नहीं लौटा है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई और पुलिस से बेटे को जल्द से जल्द तलाशने की गुजारिश की। थाना प्रभारी सिंह ने प्रदीप शर्मा की बात ध्यान से सुनी, फिर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही नवीन को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद प्रदीप शर्मा घर लौट आए, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने बड़े बेटों अर्पित और अंकुर के साथ कुछ पड़ोसियों को भी साथ लिया और नवीन की तलाश में निकल पड़े। वे उन सभी जगहों पर गए जहां नवीन का आना जाना होता था। दुकानदारों से बात की, जान पहचान वालों से संपर्क किया और हर जगह पूछताछ की। बस उन्हें किसी तरह बेटे का कोई सुराग चाहिए था। उन्होंने इलाके का कोना कोना छान मारा, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। बेटे की चिंता में मां गीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 2021 की सुबह करीब 8 बजे थाना कोहना पुलिस को सूचना मिली कि धोबी घाट के पास एक गड्ढे में किसी युवक की लाश पड़ी है। इस जानकारी को अन्य अधिकारियों को भी दिया गया और फिर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। युवक का शव करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे को सीमेंट की शीट से ढककर शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। थाना प्रभारी ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया और बारीकी से निरीक्षण किया। शव किसी लगभग 30 वर्षीय युवक का था। उसके माथे पर गहरी चोट के निशान थे और गले पर रगड़ के भी साफ निशान नजर आ रहे थे। देखने से लग रहा था कि पहले उसके माथे पर किसी भारी चीज से वार किया गया और फिर रस्सी या तार से उसका गला घोंटकर हत्या की गई। जांच के दौरान थाना प्रभारी वी के सिंह को शक हुआ कि यह लाश शायद प्रदीप शर्मा के बेटे नवीन शर्मा की हो सकती है, क्योंकि शव का हुलिया उनकी दी हुई जानकारी से काफी मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत प्रदीप शर्मा को मौके पर बुलवाया। प्रदीप शर्मा भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ पत्नी गीता और दोनों बड़े बेटे भी थे। उन्होंने जैसे ही लाश देखी, तुरंत पहचान लिया कि यह नवीन शर्मा ही है। बेटे की लाश देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां गीता तो दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह परिवार को संभाला और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने प्रदीप शर्मा और उनके बेटों से विस्तार से पूछताछ की ताकि हत्या की तह तक पहुंचा जा सके। प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे नवीन का लगभग 1 हफ्ते पहले टेफको टेनरी के पास रहने वाले भोला जायसवाल की पत्नी गुड़िया और उसकी बेटी कांति से झगड़ा हुआ था। उस दिन के बाद से ही गुड़िया और कांति नवीन से दुश्मनी मानने लगी थी। प्रदीप के मुताबिक उसी वक्त भोला और उसका बेटा भगत भी नवीन को सबक सिखाने की धमकी दे चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर बेटे की हत्या का आरोप जायसवाल परिवार पर लगाया। पुलिस को यह भी जानकारी दी गई कि भगत और नवीन पहले गहरे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले नवीन ने भगत की बहन कांति को उसके प्रेमी रंजीत उर्फ पाले के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इस बात की शिकायत नवीन ने सीधे भगत से कर दी थी। इसके बाद भगत और उसके पिता भोला ने गुड़िया और कांति की पिटाई कर दी थी। जब यह बात गुड़िया और उसकी बेटी कांति को पता चली कि शिकायत नवीन ने की थी, तो उन्होंने उससे झगड़ा किया था और तभी से रंजिश और गहरी हो गई थी। इस मामले में नवीन के बड़े भाई अर्पित ने भी पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उसके मुताबिक रंजीत के गुड़िया से भी नाजायज संबंध थे। पहले उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसाया,
फिर उसकी बेटी कांति से भी गलत रिश्ता बना लिया। अर्पित ने बताया कि उसके भाई नवीन को मां बेटी की इन हरकतों के बारे में पता चल गया था और उसी की शिकायत उसने अपने दोस्त भगत से की थी। नवीन के पिता और भाई के बयानों से पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या अवैध रिश्तों के कारण हुई है। एसपी संजीव त्यागी ने हत्या के खुलासे के लिए एएसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल की निगरानी में एक विशेष टीम गठित कर दी। टीम ने सबसे पहले मृतक के घर वालों के बयान दर्ज किए, फिर गुड़िया के मोहल्ले के लोगों को विश्वास में लेकर उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि गुड़िया और रंजीत के बीच अवैध संबंध थे। इसके बाद यह भी सामने आया कि गुड़िया की बेटी कांति से भी रंजीत का गहरा नाता था, यानी रंजीत ही था जो मां और बेटी दोनों का आशिक था। लोग यह भी बता रहे थे कि रंजीत दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे से मिलकर अपनी आशिकी को जारी रखता था। दबी जुबान में यह भी बताया गया कि मां बेटी को पूरी जानकारी थी कि दोनों के आशिक एक ही युवक से थे। गुड़िया जानती थी कि उसकी बेटी कांति के रंजीत के साथ अवैध संबंध थे। ठीक इसी तरह कांति को भी रंजीत और उसकी मां गुड़िया के नाजायज रिश्तों का पता था, लेकिन दोनों ने आपस में टकराने की बजाय इस बात को ही अपना सहारा बना लिया था। अब इस हत्याकांड में रंजीत भी शक के दायरे में आ गया था। हालांकि नवीन की हत्या में इनके अलावा पति भोला और बेटे भगत के भी शामिल होने का अंदेशा था। इस वजह से जांच दल ने गुड़िया और कांति को हिरासत में ले लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने यह तो मान लिया कि उनका रंजीत से अवैध संबंध था, लेकिन हत्या में शामिल होने से साफ मना कर दिया। हत्या की पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच टीम ने जाल बिछाया और मुखबिरों की मदद ली। कुछ ही दिनों में सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर 27 जुलाई 2021 की रात 8 बजे पुलिस ने रंजीत को कंपनी बाग चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ के लिए थाना कोहना लाया गया। शुरुआत में रंजीत पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वह टूट गया। रंजीत ने पुलिस के सामने नवीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने केबल का वह टुकड़ा भी पुलिस को दे दिया जिससे उसने नवीन का गला घोंटकर हत्या की थी। साथ ही नवीन का मोबाइल फोन भी उससे बरामद हो गया। रंजीत ने बताया कि उसने ये हत्या गुड़िया और कांति के कहने पर की थी। दोनों हत्या की साजिश में पूरी तरह शामिल थीं। कुछ दिन पहले नवीन ने उसे कांति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात की शिकायत उसने भोला और उसके बेटे भगत से कर दी थी। इसी गुस्से और बदले की भावना में तीनों ने मिलकर नवीन की हत्या की योजना बनाई थी। गुड़िया और उसकी बेटी कांति भी इस हत्या की साजिश में शामिल थीं। इसलिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने रंजीत को पुलिस के पास देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद उन्होंने भी अपना जुर्म मान लिया। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता को वादी बनाकर भादम्वी की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत रंजीत, गुड़िया और कांति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में एक ऐसी कहानी सामने आई जो समाज के लिए बेहद शर्मनाक थी। नवीन और भगत की गहरी दोस्ती थी। जब भी मौका मिलता दोनों आपस में खूब बातें करते और एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की छोटी छोटी पार्टियां भी होती थीं। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वह भी उसी जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक मदद करता था, जिससे उसने घर में अपनी खास जगह बना ली थी। रंजीत भगत की मां गुड़िया से जरूरत से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता था। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन मां की वजह से वह उसे घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 साल की गुड़िया के बच्चे जवान थे, लेकिन वो अब भी बेहद आकर्षक और निखरी हुई लगती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी और इसका फायदा रंजीत ने उठाया। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था और दोनों के बीच जल्दी ही शारीरिक संबंध बनने लगे। इस बात की जानकारी भगत और कांति को हो गई थी, लेकिन किसी में भी मां के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता भोला का घर में कोई कद्र नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी नजरें गड़ाना शुरू कर दी और जल्दी ही वह इसमें कामयाब भी हो गया। गुड़िया को इस बात का पता चल गया, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई क्योंकि कांति को भी रंजीत और उसकी मां के बीच रिश्तों का पता था। ऐसे में यह खेल चलता रहा और रंजीत मां बेटी दोनों का साझा प्रेमी बन गया। 14 जुलाई को नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई।
जिससे भगत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगत ने मां और बहन की हरकत पिता भोला को बता दी। भोला भी इस बात से बहुत नाराज हो गया। इसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और हुई पिटाई की बात प्रेमी रंजीत को बता दी। रंजीत ने नवीन को सबक सिखाने की कसम खा ली। उसी योजना के तहत 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। जब नवीन कांति के घर पहुंचा तो वहां वह मां और बेटी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वे झोपड़ी की छत ठीक करने के लिए टेफको टेनरी इलाके से लकड़ी लेने गई हुई थी। कुछ ही देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। उसने मां और बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। यह खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन से रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब की दुकान पर गया और शराब पी। इसके बाद वह कांति के घर पहुंचा। वहां नवीन मौजूद था। रंजीत ने उसे फुसलाकर फिर से लकड़ी लेने के बहाने धोबी घाट ले जाने की बात कही। तब तक शाम का अंधेरा होने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूर पहुंचे। तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने वह पत्थर उठाया और तेजी से नवीन के माथे पर मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल फोन और पैसे निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया और मां बेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और जेब से निकाले पैसे दिए। कांति ने पैसे ले लिए, लेकिन मोबाइल फोन नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत उर्फ पाले को गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी भोपाल की है। ये बात 2021 की है। सुबह करीब 7 बजे का वक्त था। थाना प्रभारी आशीष चौधरी नाइट ड्यूटी पूरी करके घर लौटे थे। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और उसे खूंटी पर टांग ही रहे थे कि तभी मोबाइल फोन बज उठा। कॉल उनके ही थाने से थी। एक कांस्टेबल का फोन था। फोन उठाते ही उन्हें खबर मिली कि जमुनिया घाटी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लड़कियां घायल हो गई हैं। आशीष चौधरी ने ज्यादा देर बात सुने बिना ही तुरंत कहा कि घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। कांस्टेबल ने बताया कि घायल युवतियों को एक एम्बुलेंस चालक ने सिविल अस्पताल सिलवानी में भर्ती करा दिया है। यह सुनकर आशीष चौधरी ने तुरंत निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को अस्पताल भेजा जाए और खुद भी जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने वर्दी दोबारा खूंटी से उतारी और जल्दी से तैयार होने लगे। यह घटना 28 जून 2021 की है। सिलवानी थाने के प्रभारी आशीष चौधरी जब एसआई रामसुजान पांडे को साथ लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गए। अस्पताल के बिस्तर पर भर्ती दोनों युवतियों के कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए थे। उनके गले पर गहरे घाव थे, जो साफ तौर पर किसी धारदार हथियार से किए गए जानलेवा हमले की ओर इशारा कर रहे थे। यह किसी साधारण हादसे का नतीजा नहीं था, बल्कि पहली नजर में ही साफ लग रहा था कि उन पर जान से मारने की नीयत से वार किया गया था। अस्पताल में मौजूद पुलिस स्टाफ ने जब मेडिको लीगल एक्सपर्ट को बुलाया तो जांच के बाद उन्होंने साफ कहा कि यह मामला एक्सीडेंट का नहीं है। घावों की बनावट और स्थान देखकर यह तय था कि इन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। उसी दौरान जानकारी मिली कि भोपाल से सिलवानी की तरफ आ रहे एम्बुलेंस चालक शाहरुख खान को ये दोनों युवतियां जमुनिया घाटी के ऊपर सड़क पर पड़ी हुई मिली थीं। वे गंभीर रूप से घायल थीं और खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे पड़ी थीं। शाहरुख की नजर जब उन पर पड़ी तो उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बिना वक्त गवाए दोनों को अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस चालक शाहरुख ने घायल युवतियों को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर से गुजर रहे एक डंपर को रोककर उसके ड्राइवर सुरेंद्र सिंह की मदद ली। दोनों ने मिलकर युवतियों को तुरंत सिविल अस्पताल सिलवानी पहुंचाया। शुरुआत में शाहरुख को भी यही लगा कि शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मारी होगी, लेकिन जब युवतियों को थोड़ा होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानबूझकर धक्का देकर घाटी से नीचे फेंका गया है। सिलवानी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जब उनकी हालत थोड़ी स्थिर हुई तो पुलिस ने बयान दर्ज किए। आगे के इलाज के लिए उन्हें रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया। रेफर करने से पहले पुलिस ने और पूछताछ की। तब युवतियों ने अपने नाम जरीना और तबस्सुम बताए।
जो कहानी उन्होंने सुनाई वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जरीना और तबस्सुम मध्य प्रदेश के मंडला जिले की निवास तहसील में रहने वाले जाकिर खान की बेटियां हैं। जाकिर खान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि बेटियों की शादी कैसे होगी। वहीं जरीना और तबस्सुम दोनों आज़ाद विचारों वाली थीं और अपने फैसले खुद लेना चाहती थीं। पिता पर बोझ कम करने के लिए 22 साल की जरीना और 20 साल की तबस्सुम करीब 2.5-3 साल पहले नौकरी की तलाश में भोपाल आ गईं। उन्हें भोपाल के आदर्श प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया और दोनों अशोका गार्डन में किराए के मकान में रहने लगीं। करीब 2 साल पहले की बात है, जब दोनों बहनें अपने काम में व्यस्त थीं, तभी एक युवक प्रेस पर आया। वह काउंटर पर बैठी जरीना से बोला कि उसे मेडिकल स्टोर की बिल बुक प्रिंट करानी है। अपने काम में व्यस्त जरीना ने कागज और पेन देते हुए उस युवक से कहा कि वह बिल बुक का डिजाइन बना दे। कुछ ही देर बाद जब जरीना ने नजरें उठाकर उसे देखा तो बस देखते ही रह गई। गोरे रंग का स्मार्ट लड़का उसे बहुत खास लग रहा था। उसने जरीना को अपने आकर्षण में बांध लिया था। जरीना ने बिल बुक का ऑर्डर लेते हुए उसका नाम और मोबाइल नंबर पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम निखिल गौर है। 21 साल का निखिल भोपाल के सुभाष नगर इलाके में रहता था। बिल बुक प्रिंट होने की जानकारी लेने के लिए उसने जरीना का नंबर भी ले लिया। बिल बुक के प्रिंट की जानकारी के बहाने निखिल और जरीना के बीच रोजाना फोन पर बात होने लगी। इसी तरह धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। तबस्सुम अब बड़ी बहन को घंटों फोन पर व्यस्त देखती रहती थी। कभी कभी निखिल अपने दोस्त करण परिहार को लेकर आदर्श प्रिंटिंग प्रेस पर जरीना से मिलने आता था। 20 साल का करण भोपाल के गोविंदपुरा का रहने वाला था। जब निखिल जरीना के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता तो तबस्सुम और करण भी एक दूसरे से नजरें मिलने लगते। इसी दौरान तबस्सुम की दोस्ती भी करण सिंह परिहार से हो गई, जो पाइप फैक्ट्री में काम करता था। अब दोनों बहनें अपने अपने प्यार की बातें दोस्तों की तरह आपस में शेयर करती थीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब भी मौका मिलता वे अपने बॉयफ्रेंड निखिल गौर और करण सिंह परिहार के साथ घूमने निकल जाती। किसी पार्क में दोनों प्रेमी जोड़े हाथ में हाथ डाले घूमते और जब एकांत मिल जाता तो एक दूसरे को चूमते हुए अपने प्यार का इजहार करते। जरीना और तबस्सुम का प्यार अब पूरी तरह परवान चढ़ चुका था। दोनों बहनें अपने बॉयफ्रेंड के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थीं। जब भी मौका मिलता जरीना और तबस्सुम अशोका गार्डन के किराए वाले कमरे में निखिल और करण को बुला लेती। धीरे धीरे उनके अपने प्रेमियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनने लगे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले ये युवा प्रेमी अनुभवहीन थे। भले ही वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके रिश्तों की बुनियाद सच्चे प्रेम से ज्यादा शारीरिक आकर्षण पर थी। इसी वजह से वे कई बार बिना जरूरी सावधानी के करीब आ गए। नतीजा ये हुआ कि जरीना और तबस्सुम दोनों ही अनचाही प्रेगनेंसी का शिकार हो गईं। जब उन्होंने अपने प्रेमियों से जिम्मेदारी लेने की बात की तो निखिल और करण पीछे हटने लगे। पहले तो किसी निजी क्लिनिक के जरिए उस हालात से निकलने की कोशिश की गई और जब भी शादी का जिक्र होता तो वे चुप्पी साध जाते। एक रात निखिल जरीना से मिलने उसके कमरे पर आया था। वह उसे अपनी बाहों में भरने के लिए बेताब था, लेकिन जरीना ने उसे थोड़ा दूर किया और अपनी बात साफ कर दी कि वह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उसने कहा कि अगर निखिल उससे शादी नहीं करेगा तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि लोग उसे मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। निखिल ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसके परिवार वाले आसानी से राजी नहीं होंगे। निखिल ने कहा कि वह कर्ण से बात करके कोई तरीका निकालेगा और जरीना से थोड़ा और वक्त मांगा। उस दिन के बाद जब निखिल की कर्ण से मुलाकात हुई तो कर्ण ने भी वही चिंता जताई। उसने बताया कि तबस्सुम भी उस पर शादी का दबाव बना रही है। दोनों लड़कों ने प्यार के नाम पर समय तो खूब बिताया था, लेकिन जब बात शादी की आई तो उनका मन घबराने लगा। उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जरीना और तबस्सुम इस तरह शादी के लिए अड़ जाएंगी। निखिल के पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। माँ को निखिल से काफी उम्मीदें थीं और वह चाहती थीं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाले। कर्ण के पिता एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड थे जो रात की शिफ्ट में काम करते थे। निखिल और कर्ण जानते थे कि उनके घर वाले दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी की इजाजत कभी नहीं देंगे। यह सोचकर दोनों तनाव में रहने लगे। धीरे धीरे उनका मोहभंग होने लगा और जो कभी प्रेम में डूबे रहते थे अब उसी रिश्ते से पीछा छुड़ाने की सोचने लगे।
जरीना और तबस्सुम के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले निखिल और करण ने आखिर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी जरीना और तबस्सुम ने कल्पना तक नहीं की थी। दोनों युवकों ने तय कर लिया था कि अब वे अपनी प्रेमिकाओं को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे। इसके लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और जरीना व तबस्सुम को शादी का झांसा दिया। कर्ण ने बात बनाते हुए कहा कि भोपाल में शादी करने पर घर वाले अड़चन डाल सकते हैं। निखिल ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसका एक चाचा रायसेन जिले के सिलवानी में रहता है और उसके बेटे अंकित को सारी बात बता दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे वहां जाकर बिना किसी रुकावट के शादी कर लेंगे। जरीना और तबस्सुम को जब यह पता चला कि निखिल और करण शादी के लिए राजी हो गए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनका सपना पूरा होने वाला है। योजना के मुताबिक निखिल और करण ने उन्हें सिलवानी चलने को कहा। 27 जून 2021 की शाम करीब 6 बजे निखिल और करण दोनों लड़कियों को लेकर भोपाल से सिलवानी के लिए दीपक ट्रेवल्स की एक बस में रवाना हो गए। रात करीब 11 बजे सिलवानी पहुंचने से कुछ पहले दोनों युवकों ने पहले से तय योजना के अनुसार बस को जमुनिया घाटी के पास रुकवाया। जैसे ही बस रुकी, चारों लोग नीचे उतर गए। वहां निखिल का चचेरा भाई अंकित पटेल पहले से एक बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। सबसे पहले अंकित ने कर्ण और तबस्सुम को बाइक पर बैठाया। तबस्सुम दोनों के बीच में थी। बाइक घाटी की तरफ बढ़ चली। करीब 2 से 3 किलोमीटर ही चले थे कि कर्ण ने अचानक तबस्सुम के गले में उसके दुपट्टे से फंदा डाल दिया। शुरुआत में तबस्सुम को लगा कि कर्ण मजाक कर रहा है, लेकिन जब सांस रुकने लगी और दम घुटने लगा तो वह तड़पने लगी। उसकी हालत बिगड़ती देख कर्ण और अंकित ने बाइक रोक दी और फिर चाकू से उस पर हमला कर दिया। उसे मरणासन्न हालत में वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद अंकित अकेले बाइक लेकर निखिल और जरीना को लेने लौटा। जरीना को जैसे ही वह जगह दिखाई दी जहां कर्ण और तबस्सुम को छोड़ा गया था, निखिल ने अचानक उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इस हमले से जरीना बेहोश हो गई। फिर तीनों ने मिलकर दोनों बहनों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में घाटी के नीचे जंगल में फेंक दिया ताकि कोई उन्हें न देख सके। वारदात को अंजाम देने के बाद निखिल, कर्ण और अंकित बाइक से नौनिया बरेली गांव पहुंचे। वहां एक हैंडपंप पर उन्होंने अपने कपड़ों से खून के निशान साफ किए। इसके बाद निखिल और कर्ण को सुबह की पहली बस से भोपाल भेज दिया गया, जबकि अंकित अपने गांव मढ़िया पगारा लौट गया। रात के आखिरी पहर में जब जरीना और तबस्सुम को होश आया तो उन्होंने खुद को एक गहरी खाई में पड़ा हुआ पाया। दोनों खून से लथपथ थीं और दर्द से कराह रही थीं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को सहारा देते हुए वे धीरे धीरे चढ़ाई चढ़कर सड़क तक पहुंची। सुबह का उजाला फैलने लगा था। खून से लथपथ घायल जरीना और तबस्सुम सड़क किनारे खड़ी होकर गुजरते वाहनों को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी हालत देखकर भी रुकने को तैयार नहीं था। शायद लोगों को डर लग रहा था या किसी को जल्दी थी। इसी दौरान भोपाल से सिलवानी की ओर जा रहे एक एम्बुलेंस चालक शाहरुख की नजर उन पर पड़ी। उसने तुरंत एम्बुलेंस रोकी। दोनों बहनों की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। उनके कपड़े खून से सने थे, चेहरों पर दर्द साफ झलक रहा था। शाहरुख ने एक डंपर को रोका और उसके ड्राइवर सुरेंद्र सिंह से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहनों को एम्बुलेंस में चढ़ाया और सिलवानी अस्पताल ले आए। समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही सिलवानी थाने के प्रभारी आशीष चौधरी अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद जरीना और तबस्सुम को रायसेन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब उनकी हालत कुछ सुधरी तो पुलिस ने बयान लिए और सारा सच सामने आया। पुलिस ने दोनों बहनों के बयानों और सबूतों के आधार पर निखिल गौर, कर्ण सिंह परिहार और अंकित पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या की कोशिश, 201 सबूत मिटाना और 34 साझा अपराध के तहत केस दर्ज कर लिया। जिस प्यार के लिए जरीना और तबस्सुम ने घर तक छोड़ दिया, उन्हीं प्रेमियों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। निखिल और कर्ण ने पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी का झांसा देकर सुनसान जगह पर बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। दोनों को लगा कि अब वे इन लड़कियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई। उनकी जान बच गई और सच सामने आ गया। रायसेन की एसपी मोनिका शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पहले अंकित पकड़ा गया,
फिर भोपाल जाकर अशोका गार्डन पुलिस की मदद से निखिल और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने सब कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर घटनास्थल से चाकू और कपड़ा भी बरामद कर लिया गया। बाद में तीनों को न्यायालय में पेश कर बेगमगंज जेल भेज दिया गया। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में रिश्ते बनाना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप खुद को पूरी तरह खो दें। एक हद तक ही किसी को अपने जीवन में जगह दें, खासकर तब जब सामने वाला पूरी तरह जिम्मेदार न दिखे। शारीरिक संबंध बनाने से पहले मानसिक, भावनात्मक और कानूनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। लापरवाही गर्भधारण, ब्लैकमेल या सामाजिक अपमान का कारण बन सकती है। अगर कोई सिर्फ बातें बना रहा है, टाल मटोल कर रहा है और जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, तो यह रिश्ते में ईमानदारी की कमी दर्शाता है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरीना और तबस्सुम ने जिस हाल में खुद को बचाया, वह एक मिसाल है। कभी भी हार मानने से पहले अपनी हिम्मत को आजमाना चाहिए। सही समय पर किया गया प्रयास जीवन बचा सकता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में परिवार या पुलिस से मदद लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए। रिश्तों की सच्चाई सामने लाने और खुद को सुरक्षित रखने में यह जरूरी होता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। प्यार हो या दोस्ती, आंखें खुली रखें, खुद की इज्जत और सुरक्षा को प्राथमिकता दें और गलत का सामना करने से न डरें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।